All right. Get in. We muscle to. वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं एक जबरदस्त एक्शन मूवी जिसका नाम है अमेरिकन कार्नेज। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किस तरह से लैटिन अमेरिकन लोगों ने अमेरिका को पहले से और भी ज्यादा पावरफुल और बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया, लेकिन अब उन्हें अमेरिका में रहने के लिए पॉलिटिशियंस द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिस वजह से अमेरिका में वर्ण भेद के साथ साथ वंश भेद भी बढ़ने लगा। पॉलिटिशियंस द्वारा इस मुद्दे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाने की वजह से देखते देखते इस मुद्दे पर हर जगह चर्चा होने लगी। अब हमें मूवी के मेन कैरेक्टर जेपी को दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में बर्गर बनाता है। इसी तरह एक दिन रेस्टोरेंट में काम करते हुए कुछ हाई क्लास सोसाइटी के बच्चे जेपी का वर्ण भेद पर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जेपी उन्हें बड़े ठंडे दिमाग से और होशियारी से हैंडल करता है। तभी उन बच्चों के पीछे से जेपी की बहन लिली आती है और वो जेपी से कहती है कि तुम 8 बजे से पहले घर आ जाओ। जेपी पूछता है क्यों, आज ऐसा क्या खास है। लिली बताती है कि मेरा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए मैंने घर पर अपने रिलेटिव और करीब लोगों के साथ एक पार्टी रखी है। जेपी अपनी बहन के लिए बहुत ही केयरिंग है, इसलिए वो उसे पूछता है कि न्यूयॉर्क हमारे घर से बहुत दूर है, तो वहां पर अकेले कैसे मैनेज करोगी। लिली कहती है कि अगर हमें इस गरीबी से आगे बढ़कर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना है तो इसके लिए भैया हायर एजुकेशन एक ही आखिरी रास्ता है। लिली जेपी को उसकी गर्दन पर बनाया एक बटरफ्लाई टैटू भी दिखाती है, जो कि एक बहुत ही मीनिंगफुल टैटू होता है। दरअसल ये बटरफ्लाई का टैटू फ्रीडम को प्रमोट करता है। इसी के साथ पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी में लिली की माँ एक बहुत ही सुंदर स्पीच देती है। फिर लिली पार्टी में आए सभी गेस्ट को एक खास किस्म का कागज से बना खिलौना देती है, जिसमें उनके लिए उसने कोई न कोई मैसेज लिखे होते हैं। लिली ने जेपी के लिए भी एक मैसेज लिखा होता है, जो है डॉर्क यानी कि बेवकूफ। सभी लोग वहां पर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और सभी लोगों को अरेस्ट करके अपने साथ लेके जाते हैं। अगले दिन हमें स्टेट के चीफ मिनिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक नया कानून लेके आते हैं, जिसके मुताबिक नॉन अमेरिकन रेजिडेंट्स किड्स यानी कि वो बच्चे जिनका मूल देश अमेरिका नहीं है, ऐसे बच्चों को ढूंढकर उनके मूल देश वापस भेजा जाने वाला है। हालांकि इस कानून का लोगों और मीडिया द्वारा बहुत ही विरोध किया जाता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर पर इसका कोई असर नहीं होता और वो साफ साफ कह देता है कि कुछ भी हो जाए इस कानून को पीछे नहीं लिया जाएगा। अब इस कानून की वजह से 2 मिलियन बच्चों को पकड़कर कस्टडी में ले लिया जाता है और उन बच्चों को किसी भी अजनबी बच्चों के साथ अलग अलग सेल में रख दिया जाता है। लिली और जेपी भी इसी बीच अलग अलग सेल में बंद किए जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जेपी की नजर लिली पर पड़ती है, जिसे कहीं ले जाया जा रहा होता है। जेपी लिली को आवाज देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वहाँ की पुलिस उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है। उसके बाद जेपी ह्यूमन राइट के एक्सपर्ट वकील से मिलता है। वकील उसे बताती है कि स्टेट में रूलिंग पार्टी की सत्ता होने की वजह से यहाँ की लोकल कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगी। हमने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, लेकिन हो सकता है कि इसमें बहुत वक्त लगे, इसीलिए तब तक तुम्हें तुम्हारे असली देश भेजा जाएगा जहाँ से तुम बिलोंग करते हो। फिर वकील उसे सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम के बारे में बताती है, जिसके मुताबिक अगर जेपी वहाँ के ऐसे बुजुर्ग लोगों की सेवा करेगा जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उसे इन सभी सरकारी कार्रवाई से फ्री कर दिया जाएगा। अब यहाँ से जेपी को एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर उसी की तरह बुजुर्गों की सेवा करने के लिए और भी बच्चों को रखा गया होता है, और वहाँ से उन सभी को ओल्ड एज होम भेजा जाता है और उनके पैरों में ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दिया जाता है। अब हमें ओल्ड एज होम के हेड और इंचार्ज डेविस को दिखाया जाता है, जो उन बच्चों को कहता है कि तुम इसे सजा नहीं बल्कि एक सबक के तौर पर देखो, ताकि ये तुम्हें तुम्हारे आने वाले भविष्य में काम आए। फिर वो उन सभी बच्चों को उनके 2 सीनियर जेम्स और सिंथिया से इंट्रोड्यूस कराता है। साथ ही डेविस उन सभी को वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताता है और फिर सभी बच्चे ब्रेकफास्ट करके अपना काम में लग जाते हैं। जेपी अपने काम के दौरान एक बूढ़ी औरत को अपनी किताब पढ़ के सुनाता है, लेकिन जेपी को देखकर वो बूढ़ी औरत बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। रोते रोते वो औरत बार बार कहती है कि तुम सब भी मारे जाओगे। अब जेपी कुछ समझ पाता इससे पहले नर्स आकर उसकी गर्दन पर इंजेक्शन लगाकर बूढ़ी औरत को बेहोश करके लेके जाती है। अब जब सभी बच्चे साथ में खाना खा रहे होते हैं, तभी क्रिस उन सबको बताता है कि मुझे इन बूढ़े लोगों से सख्त नफरत है। वो कितने बोरिंग और अनहाइजीनिक तरीके से रहते हैं। मुझे तो पहले ही अस्थमा की तकलीफ है, अगर मैं कुछ और दिन इनके साथ रहा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। इसीलिए मौका देखकर क्रिस वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस के पैरों में लगे ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है और अपने साथ लेके जाते हैं। अब रात को जेपी को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो गैलरी में टहलने जाता है। तभी उसे पेड़ की टहनी पर बैठा उल्लू दिखाई देता है, जो उसकी तरफ काफी समय से घूर रहा होता है। पता नहीं उल्लू है या चौकीदार। और इसी के साथ जेपी की नजर पड़ती है एक बूढ़ी औरत पर, जो कि बिना किसी कपड़ों के इतनी रात को वहां पर भूतों की तरह टहल रही है। उस बूढ़ी औरत को देखकर जेपी उस औरत के पास जाता है,
लेकिन वो औरत तो पागलों की तरह हरकतें करते हुए जेपी पर अटैक ही कर देती है और उसे बार बार कहती है कि सिर्फ वर्जिल ही तुम्हें बाहर निकाल सकता है। लेकिन तभी जेम्स वहां पर आता है और उस औरत को बेहोशी का इंजेक्शन देकर लेके जाता है। अगले दिन मिस्टर डेविस सभी बच्चों को एक ऐसे डिपार्टमेंट में लेके जाता है जहां पर सभी मेंटली डिस्टर्ब लोगों को रखा गया है। मिस्टर डेविस सभी बच्चों को उनका ख्याल कैसे रखा जाता है ये बताते हैं। कुछ देर के बाद जेम्स जेपी का वर्ण भेद के ऊपर मजाक उड़ाता है और मिस्टर डेविस उस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन तभी जेपी के हाथ पर एक बूढ़ा आदमी काट लेता है जिससे डरकर जेपी बिल्कुल बेहोश, और जब जेपी की आंख खुलती है तो उसे अपने हाथ पर पट्टी बंधी हुई दिखाई देती है और उसकी नजर पास ही में खड़ी एक नर्स पर जाती है जो कोई और नहीं बल्कि लिली है। लिली जेपी को कहती है कि अपना ख्याल रखो। ऐसा कहकर वो खिड़की की तरफ जाती है, लेकिन तभी जेपी को हर तरफ लिली का खून ही खून दिखाई देता है। हमें पता चलता है कि ये हकीकत नहीं बल्कि जेपी का भ्रम है। हकीकत में जेपी के पास मीका होती है जो जेपी के होश में आने के बाद उसे चेक करती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी बच्चे खाना खा रहे होते हैं और माइक सबसे कहता है कि ये भी कोई खाना है। माइक खाने की जमकर बुराई करता है। तभी जेपी नोटिस करता है कि आज टेबल पर क्रिस नहीं है, इसलिए वो बच्चे सिंथिया से क्रिस के बारे में पूछते हैं। सिंथिया बताती है कि क्रिस को वापस डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है जहां से तुम सबको लाया गया था। सिंथिया के जाने के बाद माइक सबको इनहेलर दिखाते हुए कहता है कि ये क्रिस का है और ये मुझे लॉबी में पड़ा हुआ मिला। हो सकता है कि क्रिस को यहीं कहीं पर कैद करके रखा हो या उसे मार दिया गया हो। आगे हमें दिखाया जाता है कि जेपी जिसे किताब पढ़कर सुना रहा था, माइक उसी बूढ़ी औरत को फिलिप नाम के एक बूढ़े आदमी के कमरे में लेके जाता है। फिलिप की हालत बहुत ही खराब होती है, इसलिए वो बेड पर ही लेटा रहता है। माइक उन दोनों से कहता है कि बहुत हो गया तुम लोगों का वही रोज का बोरिंग जिंदगी जीना, आज से तुम दोनों को एक जबरदस्त पिक्चर दिखाऊंगा। लेकिन फिलिप को मूवी देखने में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन माइक उसे जबरदस्ती मूवी दिखाने लगता है जिससे फिलिप को बहुत गुस्सा आता है और वो बेड के नीचे गिर जाता है। फिर अपनी बॉडी को अजीब ढंग से कहीं भी मोड़ने लगता है जैसे कि उसकी बॉडी को किसी ने अपने वश में कर लिया हो, जिसको देखकर तो वो बूढ़ी औरत और माइक दोनों बहुत घबरा जाते हैं। फिलिप अपनी बॉडी को इतने अजीबोगरीब तरीके से मोड़ता है कि उसकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन डेविस सभी को कहता है कि मिस्टर फिलिप की मौत की सबसे इंक्वायरी होगी और जो भी इसमें कसूरवार होगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब हमें जेपी और जेम्स को दिखाया जाता है जिन्हें डेविस बता रहा होता है कि ये मेरा पालतू उल्लू वर्जिल है और ये यहाँ के आसपास के उन सभी पक्षियों को भगा देता है जो यहाँ पर नुकसान करते हैं। पर जिस तरह से मैं इसके साथ टीम के तौर पर काम करता हूँ, तुम्हें भी आपस में टीम के तौर पर काम करना होगा। मुझे पता है कि तुम दोनों नस्लवाद और वर्णभेद पर एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अनबन को खत्म करके दोस्तों की तरह रहो। फिर डेविस दोनों को गले लगाने के लिए कहता है, लेकिन जेपी जेम्स से गले लगते वक्त उस ट्रैकिंग मशीन की चाबी निकाल लेता है। फिर जेपी अपने सभी दोस्तों को उसकी मदद से अनलॉक कर देता है और रात को सभी आजाद पंक्षियों की तरह घूमने लगते हैं। इसी बीच जेपी मिका के साथ स्विमिंग पूल में जाता है और दोनों फिजिकल अट्रैक्शन के चलते इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन हमें जेपी को दिखाया जाता है जिसकी नजर उसी बूढ़ी औरत पर पड़ती है जिसे वो किताब पढ़कर सुना रहा था, और वो बूढ़ी औरत भी बिल्कुल उसी तरह के खिलौने बना रही होती है जैसे लिली बनाया करती थी। जब जेपी उस खिलौने को देखने के लिए उस औरत के पास जाता है तभी जेपी को देख वो बूढ़ी औरत अपना संतुलन खो बैठती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। इसी बीच जेम्स और सिंथिया उस बूढ़ी औरत को बेहोश करके लेके जाते हैं। रात को जब जेपी इन खिलौनों को खोल कर देखता है तो उसे अपनी बहन की याद आ जाती है, क्योंकि जेपी की बहन लिली भी इसी तरह के खिलौने बनाया करती थी। फिर जेपी उस बूढ़ी औरत के पास जाकर उसके बालों को साइड करके जब वो उसकी गर्दन पर देखता है तो उसे वही तितली का टैटू नजर आता है जो लिली ने बनाया था। जेपी को टैटू देखकर ओल्ड एज होम पर अब शक होने लग जाता है, इसीलिए जब वो उस रूम से बाहर निकलता है तभी जेम्स जेपी को मारकर बेहोश कर देता है। अगले दिन जब सारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं तभी माइक नोटिस करता है कि आज जेपी खाना खाने के लिए टेबल पर नहीं आया, इसलिए वो सब मिलकर अब जेपी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के कर्मचारी उन्हें अपने काम में उलझा देते हैं। अब हमें जेपी को दिखाया जाता है जिसे एक लैब में ले जाकर कुर्सी से बांध के रखा हुआ है, और तब पता चलता है कि कुछ दिनों पहले गायब हुआ क्रिस भी उसी के बगल में बैठा हुआ है और उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो सब कम उम्र में ही बूढ़े हो चुके हैं। दूसरी ओर माइक काम करते वक्त सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। सभी लोग कहते हैं कि इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन सिंथिया उसे इमरजेंसी रूम में रखती है। अब पता चलता है कि माइक बेहोश नहीं हुआ, वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था। जब वो आसपास देखता है तो पता चलता है वहां पर किसी खास किस्म का ड्रग्स बनाया जा रहा है।
दूसरी ओर जेपी भी खुद को आजाद करने में कामयाब हो चुका है। जेपी खुद को आईने में देखकर चौंक जाता है। उसे पहले तो समझ ही में नहीं आता कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, लेकिन अब उसको पता चल चुका है कि ये सब उसी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ है जो उन पर किया गया था। जेपी उस रूम से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस दरवाजे पर पासवर्ड होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पाता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट पर, जहाँ पर डेविस और चीफ मिनिस्टर दोनों साथ में बैठे होते हैं और आसपास के सभी कस्टमर एक खास तरह का नॉनवेज बर्गर एंजॉय करते हैं। चीफ मिनिस्टर डेविस से कहता है कि हमारा प्लान ठीक से काम तो कर रहा है ना, किसी को शक तो नहीं हुआ। डेविस कहता है कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए। अब सीन शिफ्ट होता है जेपी पर, जो उस लॉक को खोलने की अभी भी कोशिश कर रहा है। तभी उसे उस बिना कपड़े वाली औरत की बात याद आती है जो कह रही थी कि सिर्फ वर्जिल ही तुम्हें बाहर निकाल सकता है, इसलिए वो वर्जिल नाम लिखता है, जिससे वो डोर खुल जाता है। अब जेपी को धीरे धीरे इस पूरे रैकेट के बारे में समझ में आ चुका है कि किस तरह से उसके जैसे बच्चों को इस ओल्ड एज होम में लेके आ जाता है और फिर उन पर एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें बूढ़ा बना दिया जाता है और बाकियों से उनकी सेवा कराई जाती है। और बुढ़ापे से जिन लोगों की मौत हो जाती है उनकी बॉडी से बर्गर में यूज होने वाला नॉन वेज बनाया जाता है। इसी बीच जेपी को मिका मिलती है। जेपी मिका को इस पूरे रैकेट के बारे में बताता है, लेकिन मिका जेपी के गले पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है, जिससे पता चलता है कि मिका भी डेविस के लिए ही काम करती है। जब जेपी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को डेविस के सामने पाता है। जेपी को पता चल चुका है कि सबके पीछे डेविस का ही हाथ है, इसलिए वो डेविस से पूछता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। डेविस कहता है कि हमने तुम लोगों को इस देश में इसलिए रहने दिया ताकि जो काम हम लोगों से नहीं हुआ करता था वो तुम जैसों से करवा सके, लेकिन अब साइंस ने तरक्की कर ली है, हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है, इसलिए अब उन कामों में तुम्हारी कोई जरूरत है नहीं। तुम इस देश के लिए अब सिर्फ एक बोझ बनकर रह चुके हो और हमारे पास तुम लोगों की तादाद कम करने के लिए इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। अब माइक को दिखाया जाता है जो एसी डक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और रास्ते में उसने कमीला को उस ट्रैकिंग डिवाइस को खोलने की चाबी दे दी थी। कमीला भी उस जगह से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसका भी वही हाल किया जाता है जो जेपी का हुआ था, यानी कि उस पर भी एक्सपेरिमेंट्स करके उसे बूढ़ा बना दिया गया है। अब जेपी को दिखाया जाता है जिसे उसकी बहन लिली के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। जेपी लिली के साथ अपने बचपन की यादों को ताजा करता है। तभी उसे लेने के लिए सिंथिया, जेम्स और मेका आती हैं, लेकिन सब बूढ़े मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। जेपी बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर निकलता है, लेकिन इसी बीच उसे सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेते हैं। तभी माइक जेपी को बचाने के लिए वहां पर आता है और फिर दोनों मिलकर सिक्योरिटी गार्ड के छक्के छुड़ा देते हैं। अब माइक उन सभी बूढ़ों का लीडर बन जाता है और उन्हें वहां से बचाकर बाहर लेकर आता है। लेकिन बाहर आने पर जब वो एक गोरी औरत से मदद मांगता है तो माइक के कालेपन की वजह से वो औरत उसकी मदद नहीं करती और वहां से चली जाती है। लेकिन जेपी, लिली और कमीला अभी भी बिल्डिंग के अंदर होते हैं। तभी उसे क्रिस मिलता है जो बताता है कि उसे शेडर मशीन में डालकर खत्म करने के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन तभी डेविड पीछे से आकर जेपी पर हमला कर देता है। लेकिन अब इस जंग में जेपी अकेला नहीं होता, कमीला और क्रिस उसके साथ होते हैं और वो सब मिलकर डेविस का खेल खत्म कर देते हैं और उसे शेडर मशीन में डाल देते हैं। जी हाँ, उसी शेडर मशीन में जिसमें डेविस ने आज तक न जाने कितने मासूमों की बलि चढ़ाई होगी। और आखिरकार वो सब उस ओल्ड एज होम से बाहर आ ही जाते हैं। अब ये वारदात मीडिया के सामने आता है, जिस वजह से इस केस की इंक्वायरी की जाती है और इसमें मरे हुए डेविस के साथ साथ उस वकील को भी कसूरवार ठहरा जाता है जिसने उन सभी बच्चों को यहाँ आने के लिए कहा था। लेकिन इस सब मामले से चीफ मिनिस्टर बिना किसी तकलीफ के बच जाता है, क्योंकि डेविस के अलावा किसी को चीफ मिनिस्टर की सच्चाई का पता नहीं था और डेविस तो अब इस दुनिया में नहीं है, जिस वजह से एक गुनहगार बच जाता है। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो, यूनिक लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।